कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दास्तान से जहां समंदर का असली बादशाह पैदा होता है। कहा जाता है कि सूर्य देव ने खुद पोसाइडन का गोल्डन ट्राइडेंट तैयार किया था, एक ऐसी ताकतवर त्रिशूल जिसमें अपार शक्ति छुपी हुई थी। ये त्रिशूल दिया गया किंग अटलान को, जो अटलांटिस का पहला महान राजा बना। इस शक्ति की मदद से उसने 7 समुद्री राज्यों को जीत लिया और पूरे महासागर पर राज किया। उसकी हुकूमत में अटलांटिस इतना तरक्की करता है कि उसकी टेक्नोलॉजी अपने समय से कहीं आगे निकल जाती है। हर तरफ खुशहाली, ताकत और शान। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। ताकत के साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगता है। उसकी लालच और घमंड से देवता नाराज हो जाते हैं। फिर आता है वो दिन जब तबाही टूट पड़ती है। भूकंप, सुनामी और समंदर का पानी खुद जमीन को निगलने लगता है। कुछ ही पलों में पूरी अटलांटिस की चमकती हुई दुनिया समंदर की गहराइयों में डूब जाती है। लेकिन सब खत्म नहीं होता। कुछ लोग बच जाते हैं और वहीं से एक नई दुनिया शुरू होती है। समय के साथ ये लोग अलग अलग कौमों में बंट जाते हैं। कुछ सिविलाइज्ड रहते हैं तो कुछ खतरनाक और दरिंदे बन जाते हैं। इस सब का जिम्मेदार खुद को मानकर किंग अटलन गायब हो जाता है। लेकिन उसका गोल्डन ट्राइडेंट अभी भी कहीं समंदर की गहराई में छुपा हुआ है, इंतजार कर रहा है उस इंसान का जो उसकी असली ताकत संभाल सके। अब कहानी शिफ्ट होती है आज के दौर में। एक तूफानी रात जब समंदर बेकाबू होता है, एक लाइट हाउस का रखवाला थॉमस करी किनारे पर एक अजीब सी औरत को पाता है। वो औरत होती है अटलाना, जो समंदर की दुनिया से आई होती है। वो उसे अपने घर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो घर में आती है अजीब चीजें होने लगती हैं। बिजली खुद ब खुद बंद हो जाती है। अचानक वो औरत होश में आती है और बिना किसी मेहनत के थॉमस को हवा में उठा लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। तभी अचानक टीवी खुद चालू हो जाता है और वो घबराकर अपना त्रिशूल निकालती है। एक ही वार में टीवी को तोड़ देती है। लेकिन शायद वो कमजोर थी। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक फिश टैंक पर पड़ती है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और अगले ही पल वो मछली पकड़कर खा जाती है, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। वो अजीब सी घटना देखकर टॉम पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की की मदद करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि समंदर के नीचे बसे राज्य अटलांटिस की राजकुमारी है, जो जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए भागकर यहाँ आई थी। अलग दुनिया के होने के बावजूद दोनों के बीच रिश्ता बनता है और कुछ समय बाद उनका एक बेटा होता है, आर्थर। ये बच्चा 2 दुनियाओं का मेल होता है, इंसान और अटलांटियन दोनों। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक दिन अचानक अटलांटिस के सैनिक उनके घर पर हमला कर देते हैं। उनका मकसद राजकुमारी को वापस ले जाना होता है। वो औरत मजबूरी में लड़ती है और अपनी ताकत से सबको हरा भी देती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो आखिरकार खुद वापस समंदर में जाने का फैसला कर लेती है और टॉम को अकेला छोड़ देती है। समय बीतता है और आर्थर बड़ा होने लगता है। उसके अंदर खास ताकतें होती हैं। वो समुद्री जीवों से बात कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है ताकि वो अपने असली मकसद को समझ सके। एक वफादार गुरु उसे लड़ना, त्रिशूल चलाना और अपनी ताकत को कंट्रोल करना सिखाता है। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इंसानी जज्बात भी उतने ही मजबूत होते हैं। धीरे धीरे आर्थर अपनी ट्रेनिंग में मजबूत होता जाता है। उसका गुरु उसे अटलांटिस की पूरी हिस्ट्री और कल्चर सिखाता है। आर्थर अब पानी के अंदर आसानी से सांस ले सकता है, बहुत दूर तक साफ देख सकता है और गहरे समंदर का प्रेशर भी उस पर असर नहीं करता। उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है जैसे पानी में कोई मिसाइल चल रही हो। इसी दौरान उसे अपनी फैमिली का सच पता चलता है। उसकी माँ अटलांटिस लौटने के बाद एक और बेटे को जन्म देती है, लेकिन राजा को जब पता चलता है कि उसने एक इंसान से रिश्ता बनाया था तो वो गुस्से में आकर उसे सजा देता है। ये सब जानकर आर्थर के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ एक अलग कहानी चल रही होती है। कुछ खतरनाक पायरेट्स एक न्यूक्लियर सबमरीन पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेते हैं। वो सिर्फ लूटपाट ही नहीं करते, बल्कि बेगुनाह लोगों को भी मारते हैं। उनमें से एक लड़का, जो अपने बाप के साथ पायरेट बना होता है, पहली बार खुद को साबित करने का मौका पाता है। उसका बाप उस पर गर्व करता है और उसे एक खास डैगर देता है, जो उनके खानदान की निशानी होती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक उसी सबमरीन पर आर्थर पहुंच जाता है। वो अकेले ही पूरी सबमरीन को कंट्रोल कर लेता है। गोलियां उस पर असर नहीं करती और वो दरवाजे को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है, वो दुश्मनों को एक एक करके आसानी से हरा देता है। कोई गोली चलाता है, कोई हमला करता है, लेकिन आर्थर हर किसी पर भारी पड़ता है। उसकी ताकत और स्पीड देखकर सब डर जाते हैं। कुछ ही देर में वो सभी बंधकों को बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक वो लड़का, छोटा पायरेट, सामने आ जाता है, जिसके दिल में आर्थर को हराने का जुनून होता है। वो पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन उसके लिए आर्थर से लड़ना नामुमकिन होता है। उसकी छुरी आर्थर को कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही पलों में आर्थर उसे पूरी तरह हरा देता है। यहाँ साफ दिख जाता है कि इंसान और अटलांटियन की ताकत में कितना बड़ा फर्क है। फिर उसका बाप, बड़ा
पायरेट आगे आता है और चालाकी से ग्रेनेड फेंककर आर्थर को रोकने की कोशिश करता है। धमाका होता है, धुआं फैल जाता है, लेकिन आर्थर बच जाता है। इससे पहले कि वो भाग पाता, आर्थर बिजली जैसी स्पीड से हमला करता है और एक लोहे की रॉड फेंककर उसे दीवार से चिपका देता है। आर्थर उसे मारना नहीं चाहता, इसलिए उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन लालच और गुस्से में वो पायरेट फिर से हमला करने की कोशिश करता है। इस बार हालात बिगड़ जाते हैं। एक एक्सप्लोजन से सबमरीन का हिस्सा टूट जाता है और एक भारी टॉर्पीडो उसके बाप की टांग पर गिर जाता है। अब वो फंस जाता है और निकल नहीं पाता। उसका बेटा घबराकर आर्थर से मदद मांगता है, लेकिन उसका बाप समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वो अपने बेटे को भागने के लिए कहता है। बेटा जाने से मना करता है, लेकिन मजबूरी में आखिर उसे जाना पड़ता है। रोते हुए, गुस्से और दर्द के साथ वो अपने बाप को वहीं छोड़कर निकल जाता है। कुछ समय बाद आर्थर की ये बहादुरी पूरी दुनिया में खबर बन जाती है। लोग उसे हीरो मानने लगते हैं। एक दिन कुछ लोग बाइकर्स उसके पास आते हैं। पहले लगता है कि शायद वो दुश्मन है, लेकिन असल में वो सिर्फ उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं। आर्थर को पहली बार एहसास होता है कि वो अब एक आम इंसान नहीं रहा। वो लोगों के लिए एक हीरो बन चुका है, लेकिन उसे अभी नहीं पता कि आगे उसकी जिंदगी में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं। एक रात आर्थर अपने पिता को घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी अचानक समंदर में कुछ अजीब होने लगता है। एक बहुत बड़ी लहर उठती है और पूरा का पूरा एक वॉरशिप किनारे तक आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक विशाल सुनामी सब कुछ अपने अंदर निगल लेती है। आर्थर किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसका पिता कार में ही फंस जाता है। चारों तरफ गंदा पानी, मलबा और अंधेरा। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की सामने आती है। वो अपनी ताकत से पानी को पीछे धकेलती है और आर्थर के पिता को बचाने में मदद करती है। उसका पिता बेहोश हो चुका होता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर से उसके फेफड़ों से पानी निकालकर उसे वापस जिंदा कर देती है। आर्थर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है तो पूरा गांव तबाह हो चुका होता है। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। अगले दिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। मीडिया बताता है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर ऐसा ही भयानक हमला हुआ है। समुद्र का कचरा, जहाज, यहाँ तक कि बड़े बड़े वॉरशिप्स भी किनारे पर फेंक दिए गए। लेकिन असली सच अभी भी दुनिया से छुपा होता है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी चाल है। समंदर के नीचे एक अहम मीटिंग चल रही होती है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरी अंडर वाटर दुनिया हिल जाती है। पता चलता है कि इंसानों की न्यूक्लियर सबमरीन ने हमला कर दिया है और टॉर्पीडो दागे जा रहे हैं। पहला धमाका सबको चौंका देता है और दूसरा हमला तो और भी खतरनाक साबित होता है। चट्टानें टूटने लगती हैं, कई सैनिक मारे जाते हैं और हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने खुलकर जंग का ऐलान कर दिया हो। इसी बीच बाओ, ओशन मास्टर, तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है। वो अपने हथियार और ताकत से सबमरीन पर हमला करता है। जैसे ही तीसरा टॉर्पीडो आता है, उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया जाता है। फिर बाओ अपनी त्रिशूल जैसी ताकत से सबमरीन को तहस नहस कर देता है। ये सब देखकर दूसरे समुद्री राज्य के राजा भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब इंसानों के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और होती है। ये पूरा हमला असल में बाओ की ही चाल होती है। उसने सीक्रेटली पायरेट्स को हायर करके ये सब करवाया था ताकि बाकी समुद्री राज्य इंसानों से नफरत करने लगे और उसकी आर्मी के नीचे आ जाएं। उसका असली मकसद सिर्फ समंदर पर राज करना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा करना होता है। इसी वजह से एक राजकुमारी आर्थर के पास आती है। वो उसे सच बताती है और कहती है कि सिर्फ वही इस हालात को रोक सकता है, क्योंकि आर्थर में दोनों दुनिया, इंसान और अटलांटियन का खून है। अब फैसला आर्थर को करना है। क्या वो आगे बढ़कर अपने भाई के खिलाफ खड़ा होगा और इस जंग को रोकेगा, या फिर दुनिया को तबाह होते देखेगा। आर्थर आखिरकार राजकुमारी के साथ उस छुपी हुई अंडर वाटर दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो अटलांटिस पहुंचता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी, चमकदार शहर और एक ऐसी सिविलाइजेशन जो जमीन की दुनिया से कहीं आगे है। शहर के चारों तरफ पावरफुल सुरक्षा होती है, एक तरह का एनर्जी शील्ड जिससे बिना इजाजत अंदर आना नामुमकिन है। लेकिन राजकुमारी के पास स्पेशल परमिशन होती है, इसलिए वो दोनों आराम से अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक पुरानी डूबी हुई शिप तक पहुंचते हैं जिसे मैजिक से सेफ रखा गया होता है। वहाँ उनका गुरु पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो बताते हैं कि अगर बाओ को रोकना है तो एक ही रास्ता है, लॉस्ट गोल्डन ट्राइडेंट को ढूंढना, क्योंकि वही असली ताकत है जिससे सातों समुद्री राज्यों पर हुकूमत की जा सकती है। तीनों इस प्लान पर बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक हमला हो जाता है। आर्थर की एंट्री छुप नहीं पाती और दुश्मन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। आर्थर तुरंत लड़ाई शुरू कर देता है और एक एक करके सभी गार्ड्स को हरा देता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब एलीट रेड आर्मर्ड सोल्जर्स आते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनका प्रेशर ही इतना होता है कि माहौल भारी हो जाता है। फिर भी आर्थर पीछे नहीं हटता। वो पूरी ताकत से लड़ता
आता है और उनके हमलों का जवाब देता है। आर्थर पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो बुरी तरह टकराकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच राजकुमारी वहाँ से छुपकर निकल जाती है ताकि आगे की मदद ला सके। जब आर्थर होश में आता है तो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। उसके सामने उसका भाई बाव खड़ा होता है। अब वो पूरा राजा बन चुका होता है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और गुस्से में आकर आर्थर उसे सीधे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। सबको लगता है कि बाव शायद डरेगा, लेकिन वो बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो चाहता ही यही था कि सबके सामने आर्थर को हराकर अपनी ताकत साबित करे। फिर तय होता है कि दोनों के बीच एंशिएंट ट्रेडिशन के हिसाब से एक ड्यूअल होगा रिंग ऑफ फायर एरिना में। यहाँ जो जीतेगा वही असली हकदार माना जाएगा। जैसे ही बाव अरीना में आता है पूरी जनता उसके लिए चीयर करती है, लेकिन जब आर्थर आता है तो उसे इंसल्ट किया जाता है। उसे गद्दार आउटसाइडर तक कहा जाता है। शुरू से ही साफ हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि इज्जत और पहचान की भी है। जैसे ही फाइट शुरू होती है बाव पूरी तरह हावी हो जाता है। क्योंकि वो समंदर में पला बढ़ा है उसे पानी में लड़ने का पूरा फायदा मिलता है। उसकी हर अटैक में जबरदस्त पावर होती है। आर्थर पूरी कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है। कुछ ही देर में बाव उसे जोरदार वार करके अरीना से बाहर फेंक देता है। बाव आखिरी वार करने ही वाला होता है कि अचानक हालात बदल जाते हैं। अचानक तेज पानी का बहाव आता है और बाव को घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है। ये सब राजकुमारी की वजह से होता है जो आर्थर को बचाने के लिए बीच में दखल देती है। पानी के बाहर आते ही आर्थर और कैरोलिन को गोल्डन ट्राइडेंट का सुराग मिलता है। वो दोनों उसे पाने के लिए खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। पहले वो सहारा रेगिस्तान के नीचे छिपे प्राचीन एटलांटिस के खंडहर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें पुराने राजा की आत्मा से एक पहेली मिलती है। उस पहेली को सुलझाकर उन्हें पता चलता है कि असली ट्राइडेंट किसी और गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। दोनों बिना देर किए सिसिली की तरफ निकलते हैं और दिमाग लगाकर आखिरकार उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं अचानक एक जोरदार धमाका होता है और उनका सामना एक नए खतरे से हो जाता है। वही पुराना दुश्मन जिसे आर्थर ने पहले हराया था अब और भी खतरनाक बनकर लौटता है। इस बार उसके पास नई टेक्नोलॉजी और सूट है जिससे वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दरअसल उसे आर्थर के भाई ने ही तैयार किया होता है ताकि वो आर्थर को रास्ते से हटा सके। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। रेगिस्तान, खंडहर और पानी हर जगह लड़ाई फैल जाती है। इस लड़ाई में आर्थर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका मकसद साफ होता है, किसी भी हालत में ट्राइडेंट हासिल करना और अपने भाई की बुरी योजना को रोकना। कैरोलिन भी उसका पूरा साथ देती है। वो अकेले ही सैनिकों से लड़ती है, उनके हथियार छीनती है और मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। तभी एक बड़ा खतरा सामने आता है। एक भारी घंटा बेल गिरने वाला होता है जो एक मासूम लड़की को मार सकता है। आर्थर बिना सोचे समझे आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह किए बिना उस वार को खुद पर ले लेता है। लेकिन यही मौका देखकर दुश्मन फिर से हमला करने की तैयारी करता है। दुश्मन एक हाई वोल्टेज भाला आर्थर की पीठ में मार देता है जिसमें करीब 20,000 वोल्ट का करंट होता है। दर्द के बावजूद आर्थर हार नहीं मानता। वो उसी भाले को पकड़कर दुश्मन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है उसे पता चलता है कि ये बहुत लंबा और घातक हथियार है, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता दुश्मन फिर से अपने पुराने हथियार के साथ उस पर हमला कर देता है। इस बार लड़ाई और भी ब्रूटल हो जाती है। आर्थर पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंकता है, लेकिन दुश्मन हवा में उठकर फिर से अटैक करता है। तभी आर्थर उसकी एक छोटी सी गलती पकड़ लेता है और जमीन से एक भारी चीज उठाकर सीधे उसकी गर्दन पर दे मारता है। जोरदार धमाका होता है और दुश्मन दूर जाकर खाई में गिर जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन असल मुश्किल अभी बाकी होती है। दूसरी तरफ कैरोलिन सैनिकों से घिरी होती है। लड़ते लड़ते वो एक तहखाने सेलर में गिर जाती है जहां दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। गलती से पानी का सिस्टम बंद हो जाता है और एटलांटिस के लोगों के लिए पानी ही जिंदगी होता है, जैसे इंसानों के लिए हवा। हालात बेहद खराब हो जाते हैं, लेकिन कैरोलिन घबराती नहीं। वो अपनी मैजिक से जोरदार धमाका करती है जिससे पूरा तहखाना टूट जाता है और दुश्मन खत्म हो जाते हैं। जब सब शांत होता है तो वो देखती है कि आर्थर बुरी तरह घायल पड़ा है। वो उसे बचाती है और धीरे धीरे आर्थर होश में आता है। इसके बाद दोनों मिलकर उस जगह पहुंचते हैं जहां गोल्डन ट्राइडेंट छुपा हुआ है, एक खतरनाक समुद्री खाई, ट्रेंच किंगडम। लेकिन यहाँ भी खतरा खत्म नहीं होता। अचानक एक डरावना समुद्री राक्षस सामने आ जाता है। आर्थर बिना डरे उस पर हमला करता है, लेकिन इससे वो और ज्यादा भड़क जाता है। जहाज पर चारों तरफ समुद्री राक्षस चढ़ने लगते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों को मजबूरन जहाज छोड़कर समुद्र में कूदना पड़ता है। लेकिन नीचे का नजारा और भी डरावना होता है। चारों तरफ लाखों की संख्या में भूखे समुद्री राक्षस तैर रहे होते हैं। ये वही पुराने समुद्री राज्य के लोग थे जो वक्त के साथ भयानक क्रीचर्स में बदल गए। कैरोलिन अपनी मैजिक से रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के सामने वो भी मुश्किल में पड़ जाती है। दोनों किसी तरह गहराई की तरफ भागते हैं जहाँ हालात और भी अनजान और खतरनाक हो जाते हैं। अचानक एक तेज रोशनी सब कुछ बदल देती है। जब लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, तभी एक
एक रहस्यमयी ताकत कैरोलिन को बचा लेती है। वो एक बिल्कुल अलग और छुपी हुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक हिडन सी वर्ल्ड जहां सब कुछ अलग है। यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्हें बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि आर्थर की माँ होती है, जिसे सब मरा हुआ समझते थे। इतने सालों बाद माँ बेटे का मिलना कहानी को एक इमोशनल मोड़ दे देता है। जैसे ही आर्थर उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है, उसकी माँ उसे तुरंत पहचान लेती है। असल सच्चाई सामने आती है। उसे मरा हुआ नहीं बल्कि सालों से इस हिडन दुनिया में फंसा हुआ रखा गया था। वो बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गोल्डन ट्राइडेंट, जिसे एक खतरनाक समुद्री दैत्य कराथन गार्ड करता है। ये दैत्य सिर्फ उसी के आगे झुकता है जो असली समुद्र का राजा हो। आर्थर बिना डरे आगे बढ़ता है, लेकिन शुरुआत में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कराथन उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। ताकत का फर्क साफ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे आर्थर के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन आखिरी पल में उसके अंदर छुपी असली ताकत जाग जाती है। वो समुद्री जीवों से बात करने की अपनी रेयर एबिलिटी इस्तेमाल करता है। यही चीज कराथन को रोक देती है। पहली बार वो आर्थर को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि असली वारिस के रूप में देखता है। यहीं से गेम बदल जाता है। कराथन उसे स्वीकार कर लेता है और आर्थर आखिरकार गोल्डन ट्राइडेंट हासिल कर लेता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसके अंदर जबरदस्त पावर जाग उठती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और पूरा समुद्र जैसे उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब वो सिर्फ आर्थर नहीं बल्कि असली किंग ऑफ द ओशन बन चुका होता है। उधर दूसरी तरफ उसका भाई अपनी सेना के साथ बाकी समुद्री राज्यों पर हमला कर रहा होता है ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि असली राजा लौट चुका है। अब फाइनल बैटल शुरू होने वाली है जहां फैसला होगा कि समुद्र का असली हकदार कौन है। आर्थर का भाई अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर देता है। हजारों वॉरशिप्स समंदर में तूफान की तरह आगे बढ़ती हैं। एडवांस हथियारों की मदद से वो दुश्मन की डिफेंस तोड़ देता है और खुद एक विशाल शार्क पर बैठकर फ्रंट लाइन में लड़ता है। जहां से वो गुजरता है वहां सिर्फ तबाही ही दिखती है। दूसरी तरफ भी दुश्मन पीछे नहीं हटता। उनके स्पेशल सैनिक और हथियार जबरदस्त टक्कर देते हैं, जिससे पूरी जंग और भी खतरनाक बन जाती है। कुछ देर के लिए लगता है कि आर्थर का भाई जीत जाएगा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। जमीन फटने लगती है, चारों तरफ आग और लावा निकलने लगता है और फिर एक विशाल समुद्री दैत्य उभर कर सामने आता है। ये नजारा इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े जहाज भी उसके सामने खिलौने जैसे लगते हैं। और इसी दैत्य के ऊपर खड़ा होता है आर्थर। अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है। उसके हाथ में गोल्डन ट्राइडेंट होता है और उसकी मौजूदगी ही बता देती है कि असली राजा कौन है। आर्थर के आते ही पूरा गेम पलट जाता है। वो अपनी नई ताकत से दुश्मन की फौज को आसानी से पीछे धकेल देता है। जहाज, हथियार सब उसके सामने बेकार साबित होते हैं। एक पल में पूरी जंग का रुख बदल जाता है। आर्थर की इस पावर के सामने दुश्मन की सेना बिखरने लगती है। कई सैनिक डरकर भागने लगते हैं और कुछ उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे राज्य का राजा भी समझ जाता है कि असली हकदार आर्थर ही है और वो सरेंडर कर देता है। अब मैदान में सिर्फ दो भाई बचते हैं, आर्थर और उसका भाई। दोनों अपने अपने विशाल समुद्री जानवरों पर सवार होकर आमने सामने आ जाते हैं और फाइनल ड्यूअल शुरू होता है। इस बार आर्थर स्ट्रेटेजी से लड़ता है। वो अपने भाई को पानी से बाहर सरफेस की तरफ खींच लाता है जहां उसकी ताकत कम हो जाती है। शुरू में उसका भाई कुछ भारी पड़ता है, तेज हमले करता है, उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन आर्थर जल्दी संभल जाता है और अपने नए स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो पानी की ताकत से एक जबरदस्त हमला करता है, जैसे एक भयानक वाटर वॉर्टेक्स, जिससे लड़ाई पूरी तरह उसके कंट्रोल में आने लगती है। आर्थर का नया वाटर अटैक देखकर उसके गुरु भी हैरान रह जाते हैं। उसका भाई बिना समझे सीधा हमला करता है, लेकिन इस बार आर्थर की पावर पूरी तरह जाग चुकी होती है। पानी की तेज लहरें उसे पीछे धकेल देती हैं। फिर आर्थर पूरी ताकत इकट्ठी करके एक बड़ा अटैक करता है और सही टाइम पर ट्राइडेंट पकड़कर उसके भाई के हथियार को पूरी तरह तोड़ देता है। पहली बार उसका भाई समझता है कि अब वो ताकत में पीछे रह गया है, लेकिन आर्थर उसे मारने के बजाय रुक जाता है। वो चाहता है कि ये लड़ाई नफरत से खत्म हो, खून से नहीं। उसका भाई अब भी गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता था कि उनकी माँ की मौत की वजह आर्थर है। तभी अचानक उनकी माँ सामने आ जाती है और सच्चाई बताती है वो जिंदा है और उसने दोनों बेटों को हमेशा बराबर प्यार किया। ये सुनकर उसका भाई अंदर से टूट जाता है और आखिरकार अपनी गलती समझ जाता है। यहीं पर कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है और आर्थर को असली राजा मान लिया जाता है। फिर उसे ऑफिशियली समंदर का राजा बनाया जाता है। गोल्डन ट्राइडेंट के साथ वो सातों राज्यों को एकजुट करता है और युद्ध खत्म कर देता है। आखिर में आर्थर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चा लीडर बनकर उभरता है, जिसे समंदर के हर जीव का साथ मिलता है। और यहीं पर ये पूरी कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ खत्म होती है कि असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं बल्कि समझदारी, रहम और एकता में होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।